सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जब भी आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक के लेक्चर नंबर 2 की। इसका जो पहला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, कब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा था, किन ऐसी क्या सिचुएशंस हुई जिसकी वजह से इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका स्कोप वगैरह क्या होता है। आई होप कि आप सब लोगों ने वो वीडियो लेक्चर देखा होगा, और नहीं देखा तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कीजिए। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज हम देखने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर प्रॉपर्टी जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, किस तरह की इसका क्लासिफिकेशन होता है, हम कैसे कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो प्रॉपर्टी या संपत्ति को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दो कैटेगरी में रखा गया है, मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर हम बेसिक साइज का मीनिंग देखें तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि एक जगह से दूसरी जगह आप उसको मूव करा सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग एनी लॉस टू द प्रॉपर्टी, तो हम उसको बोलेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी। पर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करा सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो आती है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में। अब लॉ में इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, अलग अलग एक्ट में इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी को नेगेटिव सेंस में डिफाइन किया गया है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट केवल इतना बताता है कि क्या क्या ऑब्जेक्ट आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं आएंगे। सो इसके अंदर कहा गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास। यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी केवल इतना बता रहा है कि जो स्टैंडिंग टिम्बर होगा, ग्रोइंग क्रॉप होगी या जो हमारी ग्रास होगी, जो घास होगी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। तो फिर क्या आएगा, इसको देखने के लिए हमें एक दूसरे डेफिनेशन का सहारा लेना पड़ता है जो कि डिफाइन किया गया है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में। इसमें कहा गया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड, बिल्डिंग, हेरिडिटरी अलाउंसेस, राइट टू वेज, लाइट्स, फेरीज, फिशरीज और एनी अदर बेनिफिट टू अराइजेस आउट ऑफ द लैंड और दे अटैच टू द अर्थ permanently fastened or anything which is attached to earth but not standing timber, growing crop or grass। आइए, काफी बड़ी सी डेफिनेशन है, इसको छोटा टुकड़ों में करके देखते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, लैंड आएगी, ऑब्वियस है, क्योंकि जो लैंड होती है, लैंड को कोई भी पर्सन एक प्लेस से दूसरी जगह पे नहीं ट्रांसफर कर सकता। दूसरा बिल्डिंग, नॉर्मली जो बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्डिंग को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर पाना पॉसिबल नहीं है विदाउट क्रिएटिंग एनी इंजरी, बिकॉज जो बिल्डिंग्स रहती है वो जमीन के साथ में जुड़ी हुई रहती है। सिमिलरली हेरिडिटरी अलाउंसेस, हेरिडिटरी अलाउंसेस जो भी होते हैं वो भी इमूवेबल कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हेरिडिटरी अलाउंसेस में जो भी आपको अपने पूर्वजों से आपकी पैतृक संपत्ति की फॉर्म में मिला है वो सब आपके हेरिडिटरी अलाउंसेस कैटेगरी में आएंगे। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये भी देखा था, ऐसी जितनी तरह के अलाउंसेस होते हैं जो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होती है वो डील्स होती है इंडियन सक्सेशन एक्ट के थ्रू, उसमें टीपीए का इन्वॉल्वमेंट यानी कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सो वो आएंगे फिलहाल यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट वन इज राइट टू वेज, लाइट्स, मान लो कोई रास्ता है कहीं से निकलने का, कोई सड़क है तो उसको भी आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगा। या फिशरीज है, कोई मछली पकड़ने की जगह है तो वो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, सो वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। अदर बेनिफिट अराइजेस आउट ऑफ द लैंड, कोई ऐसा बेनिफिट जो कि आप लैंड से ले रहे हो, अब उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी में इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर कोई ऐसा बेनिफिट है जो कि आप लैंड से ले रहे हो, अब लैंड है इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बेनिफिट उसके थ्रू अटैच है, तो अगर लैंड ही नहीं होगी तो आप उस बेनिफिट को एंजॉय नहीं कर सकते, तो उसको भी हम आपको रखेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई पर्सन है, उसका कोई घर है, उसने वो किराए पे दिया हुआ है, मंथली उससे वो रेंट कलेक्ट करता है। अब सोचो अगर बिल्डिंग ही नहीं होगी तो वो रेंट कैसे लेगा, तो यानी कि जो बेनिफिट है वो पूरी तरह से उस बिल्डिंग के साथ में अटैच है, तो इसलिए इसको भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में रखा गया है। एंड एनीथिंग अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टेड,
यानी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के साथ परमानेंटली जुड़ा हुआ है, अपनी नेचुरल फॉर्म में जुड़ा हो सकता है, जैसे कोई ट्री होता है, वो अर्थ के साथ में परमानेंटली अटैच होता है, तो उसको वहां से मूव करा पाना पॉसिबल नहीं होगा। या कोई ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको कि आप परमानेंटली अर्थ के साथ में अटैच किया गया है, मान लो जैसे कोई बिल्डिंग ही हो गई, तो उसको अर्थ के साथ में परमानेंटली अटैच किया गया है, तो ये सब आएंगे आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी में। साथ में इसी डेफिनेशन के अंदर ये भी इंक्लूड कर दिया गया है कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास, ये आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएंगे। यानी कि जो डेफिनेशन है रजिस्ट्रेशन एक्ट की, इसमें ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की डेफिनेशन को भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो जो पहले वाली डेफिनेशन थी हमारी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की, वो काफी लिमिटेड वे में डिफाइन कर दिया इमूवेबल प्रॉपर्टी को और एक नेगेटिव सेंस में डिफाइन कर दिए। लेकिन ये जो डेफिनेशन है उसको हम अपने आप में कंप्लीट कह सकते हैं और एक इलस्ट्रेटिव डेफिनेशन है। यहाँ पे हम कुछ चीजों को थोड़ा सा डिटेल में जाकर देखते हैं। जैसे एक वर्ड आया यहाँ पे स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास का। तो जब हम टिम्बर की बात करते हैं, ऑब्वियसली टिम्बर कहाँ से मिल रहा है हमें? ट्रीज से। तो जब भी हम ट्रीज की बात करते हैं, ट्रीज हमारा मूवेबल भी हो सकता है और इमूवेबल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उस पर्सन की इंटेंशन पे जिससे कि वो ट्री रिलेट कर रहा है। अगर कोई पर्सन किसी ट्री को ग्रो कर रहा है इस पर्पज से ताकि फ्यूचर में वो उसके फ्रूट्स का एंजॉयमेंट ले सके या किसी दूसरे बेनिफिट उससे ले सके, तो हम उसको लाएंगे इमूवेबल की कैटेगरी में। लेकिन अगर कोई पर्सन किसी भी ट्री को इसलिए ग्रो कर रहा है ताकि फ्यूचर में वो उसको सेल आउट कर सके या किसी कमर्शियल एक्टिविटी में यूज कर सके, देन उसको रखा जाएगा स्टैंडिंग टिम्बर की कैटेगरी में। इसका एक इम्पोर्टेंट केस भी था ये आपका फातिमा बीबी वर्सेस अरफाना बेगम का। इसमें डिफाइन किया गया कि स्टैंडिंग टिम्बर इंक्लूड बबूल ट्रीज, शीशम, नीम, पीपल, टीक, बम्बू, ये सब आएंगे आपके स्टैंडिंग टिम्बर की कैटेगरी में। रीजन, क्योंकि इनका कमर्शियल यूज है। जबकि जो फ्रूट बियरिंग ट्रीज होंगे जैसे कि मैंगो, महुआ, जैक फ्रूट, जामुन, ये सब आए जो होंगे इनको इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में रखा जाएगा, क्योंकि कोई भी जो पर्सन अगर फ्रूट बियरिंग ट्री लगा रहा है तो उसका ऑब्वियसली उसका जो इंटेंशन है वो ये होगा कि वो फ्यूचर में उसके बेनिफिट्स को एंजॉय कर सके। नेक्स्ट हम आते हैं ग्रोइंग क्रॉप पे। सो ऑब्वियसली ग्रोइंग क्रॉप जो होगा वो आपका आएगा मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में। क्यों? कोई भी जो क्रॉप है, अगर कोई पर्सन क्रॉप को ग्रो कर रहा है देन ऑब्वियसली उसका इंटेंशन होगा कि वो उसको यूज करे, यानी वो जो क्रॉप है वो परमानेंटली उस जगह पे तो रह नहीं सकती जहाँ पे उसको ग्रो किया गया है। अब इसमें सभी तरह की जो फसल है वो आ जाएंगी, चाहे कोई पर्सन गेहूं की खेती कर रहा है, चावल की खेती कर रहा है या अगर कोई अपना सब्जी उगा रहा है कहीं पे, तो उसको भी मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में रखा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट डेफिनेशन की। उसको भी जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के सेक्शन नंबर 3 के सब क्लॉज 25 में डिफाइन किया गया है। इसमें कहा गया इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड लैंड, benefit arises out of land and thing attached to earth or permanently fastened to anything attached to the earth। यानी वो जो डेफिनेशन हमने अभी पीछे देखी ये उसी का एक एक्सटेंशन है, या हम कहें उसी का एक पार्ट है। इसमें क्लियरली डिफाइन किया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपका क्या क्या आएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपकी लैंड आएगी या ऐसा कोई भी बेनिफिट जो कि आप लैंड की वजह से आप एंजॉय कर रहे हो, या ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि नेचुरली अर्थ के साथ में अटैच है या फिर उसको परमानेंट फॉर्म में उसके साथ में अटैच किया गया, वो सब आ जाएगा हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट यहीं पे जो कुछ बेसिक चीजें यूज हुई, जैसे लैंड क्या है, बेनिफिट अराइजेस, हम किस तरह के बेनिफिट की बात कर रहे हैं लैंड से, और किन किन चीजों को हम ऐसा मानते हैं कि वो अर्थ के साथ में अटैच है, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में अगर हम देखें तो एक्ट में क्लियरली डिफाइन किया गया कि भाई लैंड क्या होती है। लैंड से हमारा मतलब होता है पर डिटर्मिनेट पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस, कॉलम ऑफ स्पेस अबव द सरफेस, द ग्राउंड बीनेथ द सरफेस। सो लैंड को काफी ब्रॉड एस्पेक्ट में लॉ के अंदर डिफाइन किया गया है। लॉ के हिसाब से क्या होता है, अ पीस ऑफ अर्थ, अर्थ का एक छोटा सा हिस्सा, अब हम छोटा कहना सही नहीं होगा, अर्थ का एक हिस्सा, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको हम लैंड की कैटेगरी में रखेंगे। अब वो जो हमारा अर्थ का हिस्सा है उसके ऊपर का जो
कॉलमनर स्पेस है वो भी लैंड की कैटेगरी में आएगा, और उसके अंदर अगर आप डीप जाओगे तो उस हिस्से को भी लैंड में ही इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट, ऑल ऑब्जेक्ट ईदर ऑन और अंडर द सरफेस ऑफ लैंड इन देयर नेचुरल स्टेट। ऐसे सारे ऑब्जेक्ट जो कि नेचुरली अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट है तो उनको भी लैंड में ही इंक्लूड किया जाएगा। जैसे जितने मिनरल्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो मिनरल्स होते हैं हमें आपको रॉ फॉर्म में लैंड से ही मिलते हैं, तो उन मिनरल्स को भी लैंड की कैटेगरी में रखा जाएगा। लैंड में इंक्लूड होते हैं लेक्स, रिवर्स और पॉन्ड्स भी। नेक्स्ट, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको कि किसी ह्यूमन ने वहां पे प्लेस कर दिया गया है और प्लेस करते टाइम उसकी इंटेंशन ये थी कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो परमानेंटली वहीं पे प्रेजेंट रहेगा, देन वो ऑब्जेक्ट भी लैंड का ही पार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई पर्सन है, किसने एक पीस ऑफ अर्थ पे किसी लैंड पे कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी, या वहां पे कोई फेंसिंग लगा दी या वॉल्स लगा दी। बिल्डिंग ऐसा तो है नहीं किसी पर्सन ने आज बना दी वो कल को वहां से उठा के ले जाएगा वहां पे। उसका इंटेंशन क्या होगा कि भाई आज मैंने यहाँ पे बिल्डिंग बनाई है और एक काफी लंबे टाइम पीरियड तक वो वहां पे प्रेजेंट रहेगी, तो उस कैटेगरी में जो बिल्डिंग होगी वो भी लैंड की कैटेगरी में आ जाएगी, यानी कि जो बिल्डिंग, फेंसिंग या वॉल्स होंगी वो लैंड का पार्ट बन जाएंगी ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेनिफिट जो कि हम लैंड से ले रहे हैं। तो जैसा कि हमने अभी पीछे भी देखा था कि लैंड हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ऐसा कोई भी बेनिफिट जो कि आप उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से ले रहे हो, उस बेनिफिट को उस प्रॉपर्टी से सिवर कर पाना, अलग कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में वो सारे बेनिफिट्स भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएंगे। एग्जाम्पल, मान लो किसी पर्सन ने कोई बिल्डिंग बनाई फिर उसको किराए पे दे दिया, वो महीने के महीने उससे किराया वसूल कर रहा है, तो जो उसको मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है, जो उसको मंथली इनकम हो रही है उस बिल्डिंग से हो रही है। अगर बिल्डिंग ही नहीं होगी तो बेनिफिट उसको मिल ही नहीं पाएगा। तो उस कंडीशन में जो रेंट उसको मिल रहा है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में है। या फिर कोई पर्सन है, किसने अपनी एग्रीकल्चर लैंड पे कोई आपकी एक क्रॉप को स्टार्ट कर दिया, या कोई अपना कोई एक कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी जहां से उसको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा उसको मिल रहा है, तो उस कंडीशन में वो जो बेनिफिट ले रहा है अर्थ के साथ में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि अगर वो जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो ही नहीं होगी तो वो उसको बेनिफिट भी नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे जितने बेनिफिट होते हैं जिनको कि किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से सिवर कर पाना, अलग कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, वो सारे बेनिफिट भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएंगे। तो इन्हीं बेनिफिट के बेसिस पे हम प्रॉपर्टी को फर्दर क्लासिफाई भी कर सकते हैं, टेंजिबल प्रॉपर्टी और इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज, हिंदी में मूर्त और अमूर्त प्रॉपर्टी। सो जैसे एक बेसिक साइंस है जो कि आप लोगों ने बचपन में या कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, टेंजिबल ऑब्जेक्ट, मूर्त ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो ऐसे सारे ऑब्जेक्ट जिनको कि आप देख सकते हो, उन्हें छू सकते हो, वो सारे टेंजिबल ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ऐसे ही ऐसे सारे बेनिफिट या ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जिनको कि आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी टेंजिबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में। जैसे कोई आपकी बिल्डिंग हो गई, फॉर्म हो गया, या कोई ट्री है, ऑब्वियसली आप उनको देख सकते हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस उनका होता है, कोई पर्सन उनको चाहे तो टच भी कर सकता है, तो वो टेंजिबल प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में आ जाएगा। इनका एक और नाम होता है, जितनी भी टेंजिबल प्रॉपर्टी होती है उनको कॉर्पोरल प्रॉपर्टीज भी कहा जाता है। अब आती है दूसरी तरह की प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल। जैसा नाम से क्लियर हो रहा है, इंटेंजिबल या अमूर्त संपत्ति। तो ऐसी संपत्ति जिनको पर्सनल फिजिकली नहीं देख सकता है, उनको छू नहीं सकता है, लेकिन उनसे मिलने वाले जो बेनिफिट है उनको एंजॉय कर सकता है, वो सारी प्रॉपर्टीज आती है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई सॉफ्टवेयर है या कोई टेक्नोलॉजी है या फिर कोई ट्रेडमार्क है, तो ऑब्वियसली अगर कोई सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी, पर्सन उनको छू तो नहीं सकता नहीं है, लेकिन हाँ उनका बेनिफिट ले सकता है। तो इस कैटेगरी में, उस कंडीशन में उन सारी प्रॉपर्टीज को रखा जाएगा इंटेंजिबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में। और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी से जो बेनिफिट पर्सन ले रहा है वो आएंगे आपके बेनिफिशियल इंटरेस्ट, या हम उनको राइट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ।
सो जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के साथ में अटैच है, ऑब्वियसली या तो वो नेचुरली अर्थ के साथ में अटैच हो सकता है या फिर उसको हो सकता है एम्बेडेड किया गया, यानी कि किसी पर्सन ने उसको उसके साथ में अटैच किया अर्थ के साथ में। तो सेक्शन 3 में इसको डिफाइन किया गया है, इसमें कहा गया है अटैच्ड टू द अर्थ, अटैच्ड टू द अर्थ मीन्स रूटेड इन अर्थ। तो अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी रूट्स अर्थ के अंदर इन्वॉल्व है तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ। एग्जांपल बहुत क्लियर है, जितने भी हमारे ट्रीज होते हैं, जो हमारे श्रब्स हैं, श्रब्स मतलब झाड़ियां, पेड़ और पेड़ पौधे, चाहे बड़ा छोटे पौधे, सब आगे आके थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ की कैटेगरी में। दूसरा एम्बेडेड इन द अर्थ, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि नेचुरली तो था नहीं वहां पे, किसी पर्सन ने उसको वहां पे इंस्टॉल किया, कहीं पे वहां पे लगाया है, वो सब आ जाएंगे आपके थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ की कैटेगरी में। एग्जाम्पल के लिए कोई बिल्डिंग है, कोई वॉल है, तो सभी लोग जानते हैं, मान लो कोई बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले थोड़ा सा जमीन के अंदर खुदाई की जाती है, उसको नींव खोलते हैं, फिर वहीं से बिल्डिंग की शुरुआत होती है। तो ऑब्वियसली हर बिल्डिंग का कुछ ना कुछ हिस्सा जमीन के अंदर इन्वॉल्व होता है, उस पार्ट के साथ में अटैच होता है। और तीसरी कैटेगरी में इसमें आती है थिंग्स अटैच या थिंग्स एम्बेडेड सो दैट द पर्सन इज यूजिंग बेनिफिट, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के साथ में अटैच है और जो पर्सन है वो परमानेंटली उससे बेनिफिट ले रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने घर की बात तो की, लेकिन घर के अंदर जो खिड़की और दरवाजे होंगे वो भी तो वहीं पर प्रेजेंट रहेंगे। अगर बिल्डिंग कहीं मूव नहीं कर सकती तो वो खिड़की और दरवाजे भी कहीं नहीं जा सकते। तो वो जो खिड़की और दरवाजे होते हैं वो भी आपका अटैच टू द अर्थ की कैटेगरी में आएंगे। इसका एक इम्पोर्टेंट केस लो था जो कि शुक्र, ये आपका शुक्र कुरदेपा वर्सेस गुंडाकुल का केस था। इसमें कोर्ट ने कहा दैट इफ अ थिंग कैन नॉट चेंज इट्स प्लेस विदाउट इंजरी टू द क्वालिटी इज इमूवेबल। तो ऐसी अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसको कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करा पाना पॉसिबल ही नहीं है विदाउट क्रिएटिंग एनी इंजरी, यानी अगर आप उसको मूव करा रहे हो तो जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज उसका होना ही है वहां पे, तो उस कैटेगरी में उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब हम देख लेते हैं फिर मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसकी बेसिक सी डेफिनेशन होती है क्या कि इफ अ प्रॉपर्टी कैन इजीली बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स शेप, कैपेसिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी। ऐसी कोई सी भी प्रॉपर्टी जिसको कि आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्ट कर सकते हो और या ट्रांसफर कर सकते हो, और ट्रांसफर करते टाइम उसकी शेप को कोई डैमेज नहीं हो रहा है, उसकी कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी पे भी कोई बैड इंपैक्ट नहीं हो रहा है, देन हम उसको रखेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में। इसके अलावा इसको अलग अलग तरीके से भी डिफाइन किया गया है। जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में इसको बताया गया है दैट द मूवेबल प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जो कि इमूवेबल नहीं है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएंगी। रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन नंबर 2 के सब क्लॉज 9 में इसको डिफाइन किया गया है दैट इट इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी बट इंक्लूडिंग स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास, यानी ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जो कि इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल होंगी, और इसमें आपका इंक्लूड होगा स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास भी। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसको आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो वो आपकी मूवेबल होगी। जैसे मान लो कोई कार है, बाइक है, ट्रक है, गाड़ी है, या फिर कोई मशीनरी है, या कोई आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ऑब्वियसली कोई आपका कॉपीराइट है, रॉयल्टी है, तो इनको बहुत इजीली एक प्लेस से दूसरी प्लेस में शिफ्ट किया जा सकता है। ये सब आ जाएंगे आपका मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में। इसमें भी एक इम्पोर्टेंट केस था हॉल एंड हॉटसन का जो केस था। इसमें एक केस था कि यहाँ पे फैक्ट्री में एक मशीनरी होती है जिसको कि परमानेंटली वहां पे जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में एक बड़ा सा पत्थर होता है, उसके साथ में उसको अटैच कर दिया जाता है। तो उस केस में कोर्ट डिसाइड करता है क्योंकि जो मशीनरी है उसको परमानेंटली वहां पे अटैच किया गया है और साथ में जो इंटेंशन है वो भी यही है कि परमानेंटली वहीं पे प्रेजेंट रहेगी, उसको मूव कराने का वहां से कोई इंटेंशन भी नहीं है। तो उस कैटेगरी में जो मशीन होगी, मशीन को इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है,
और जब हम बात करते हैं भाई कोई प्रॉपर्टी हमारी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, तो ऑब्वियसली अगर हम कोई पर्सन है ट्रांसफर करा रहा है उसको या ट्रांसफर कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसका जो रजिस्ट्रेशन अगर वो चाहे तो करा सकता है, चाहे तो ना करा सकता। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑप्शनल होता है। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आप लोग उसको समझ पाए होंगे। एंड अगेन लास्ट में भाई यही एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स।